अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग ठीक होंगे। मेरी तबीयत कुछ 2-3 दिन से ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। तो आज मैं लेक्चर लेकर आया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान क्या बहुत जगहों पे ये जो है बहुत कॉमन है। और हमारा जो आज का लेक्चर है वो है पेप्टिक अल्सर के ऊपर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर पेप्टिक अल्सर बेसिकली होता क्या है? हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का काम कर रहा होता है, ब्रेक डाउन का काम कर रहा होता है, एसिड होता है HCl। ठीक है। अब और उस स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है कुदरती तौर पे, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो HCl को जो है स्टमक को डाइजेस्ट नहीं करने देती, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। लेकिन अगर कभी भी उस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर कोई डैमेज आ जाए तो एसिड वहाँ पे इफेक्ट करना शुरू कर देगा और वहाँ पे अल्सर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है? पेप्टिक अल्सर्स आर ओपन सोर्स ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्टमक की इनर लाइनिंग में होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट ड्यूडेनम होता है, उसमें भी हो जाते हैं ये। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर इज गैस्ट्रिक पेन। ठीक है, स्टमक पेन होता है आपको। अब पेप्टिक अल्सर को जैसे मैंने बताया 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जो है आपके आ जाता है गैस्ट्रिक, और दूसरा ड्यूडेनल। ठीक है, तो अगर स्टमक की हद तक है तो वो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर होगा, और अगर ड्यूडेनम की में भी है तो वो ड्यूडेनल अल्सर होगा। ठीक है, अब द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर आर इन्फेक्शन विद जर्म H पायलोरी, यानी हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन की वजह से ये जो है क्या कहते हैं इसको, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और जो है उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा एनसाइड्स यूज़ करते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन वगैरह जो यूज़ करते हैं बहुत लॉन्ग टर्म पे, उनके अंदर भी जो है पेप्टिक अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्पाइसी फूड, ठीक है, जो है वो पेप्टिक अल्सर नहीं करवाते, बट दे कैन मेक सिम्टम्स वर्स, कि वो सिम्टम्स को जो है वो और ज़्यादा बुरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सिम्टम्स के ऊपर। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों को तो सिम्टम्स होते ही नहीं शुरू में। इफ देयर आर सिम्टम्स दे मे इंक्लूड डल और बर्निंग स्टमक। ठीक है, यानी बर्निंग स्टमक पेन होगी उनको। फॉर सम पीपल पेन मे बी वर्स बिटवीन मील्स एंड एट नाइट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पेन जो है वो मील्स के दौरान होगी और या फिर रात को होगी। फॉर अदर इट मे बी वर्स आफ्टर ईटिंग, और कुछ लोगों के लिए खाना खाने के बाद ही पेन ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फीलिंग ऑफ फुलनेस और ब्लोटिंग, यानी ऐसा लगता है कि पेट भर गया बहुत जल्दी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बेल्चिंग। ठीक है, बेल्चिंग जिसको कहते हैं डिकार, फ्लैश डिकार जो आते हैं। ठीक है, बर्ब्स जिसको आप कहते हो। फिर उसके बाद हार्टबर्न जिसको कहते हैं सीने में जलन हो रही है, तो हार्टबर्न आ जाता है। फिर नोजिया आ जाता है आपका एक सिम्टम इसका। पेप्टिक अल्सर कैन कॉज ब्लीडिंग फ्रॉम दी अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर जो है उसके अंदर से ब्लीडिंग भी हो सकती है। दीज सिम्टम्स माइट इंक्लूड वॉमिटिंग ब्लड, ठीक है, या जिसको हेमेटोमेसिस कहते हैं। ठीक है, विच में अपीयर रेड और ब्लैक। ठीक है, रेड और ब्लैक अगर होगी तो मीन्स वो एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है वो ब्लैक वॉमिट हुआ उसको। हैविंग डार्क ब्लड इन स्टूल, ठीक है, और स्टूल दैट आर ब्लैक और टारी, फीलिंग डिजी और फेंटिंग। ठीक है, यानी स्टूल के अंदर भी जो है ये जो है स्टूल का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा, और जो है पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिजी और ऐसा यानी फेंटिंग जैसी उसकी कंडीशन हो जाएगी, यानी नढाल पड़ जाएगा बिल्कुल। कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज के जो है कॉजेज बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स हैपन व्हेन एसिड इन द ऑर्गन्स दैट फूड ट्रेवल्स थ्रू कॉल्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ईट्स अवे at the inner surface of the stomach or small intestine. The acid can create a painful open sore that may bleed. ठीक है, पहला कॉज ये हो गया कि अगर वहाँ पे कोई आपने ऐसा खाना खाया है या कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसकी वजह से टीयर आ गया वहाँ पर आपकी लाइनिंग के अंदर, तो वहाँ पर फिर एसिड अपना इफेक्ट करना शुरू कर देगा, तो वो एक अल्सर बन जाएगा। ठीक है, योर डाइजेस्टिव ट्रैक इज कोटेड विद म्यूकस। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है, वो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमन कॉजेज इंक्लूड हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जो जैसे मैंने बताया कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है इसका। ठीक है, दिस जर्म लिव्स इन द म्यूकस लेयर दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स टिश्यूज दैट लाइन द स्टमक, यानी म्यूकस लेयर के अंदर ही रहता है। ठीक है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। द H पायलोरी जर्म ऑफन कॉजेज नो प्रॉब्लम, वैसे वो कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता, बट इट कैन कॉज स्वेलिंग और इरिटेशन।
यानी स्वेलिंग या इरिटेशन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन दिस हैपन इट कैन कॉज एन अल्सर, और जब स्वेलिंग और इरिटेशन होगी फिर इन्फ्लेमेशन होगी तो फिर वो अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इट्स नॉट क्लियर हाउ एच पायलोरी इन्फेक्शन स्प्रेड्स, इट मे गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय क्लोज कॉन्टैक्ट सच एज किसिंग, पीपल ऑल्सो कैन कॉन्ट्रैक्ट एच पायलोरी थ्रू फूड एंड वाटर, यानी माउथ टू माउथ अगर कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से भी ट्रांसफर हो सकता है, और फूड और वाटर से भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। रेगुलर यूज ऑफ सर्टेन पेन रिलीवर्स, अच्छा आज बहुत लोग जो हैं वो सोचते नहीं है, बस मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। तो जितनी भी मेडिसिन होती हैं जिनमें एक ब्लड थिनर्स आ जाती हैं, जिसमें आपकी एस्कार्ड आ जाती है या डिस्प्रिन या एस्कार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो है एनसेड्स जितनी भी हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जितनी भी हैं, ये सब जो है आपके स्टमक की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करेंगी। नेप्रोक्सिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, ये सब आपकी जो है लेकिन एसिटामिनोफेन जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, वो फिर उसका इफेक्ट आपके स्टमक की लाइनिंग के ऊपर कम होता है। लेकिन बाकी जो ड्रग्स हैं, ये एनसेड्स जो हैं वो आपकी स्टमक की लाइनिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? इफ यू टेक एनसेड्स, ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर्स में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, यानी फिर वही बात आ गई कि एनसेड्स आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड हो गया ओल्ड एज, दिस इंक्लूड्स पीपल ओवर 60, यानी 60 से ऊपर की अगर किसी की एज है तो उनके अंदर ये हो सकता है, ठीक है। प्रायर पेप्टिक अल्सर, पीपल हु हैव हैड अ पेप्टिक अल्सर बिफोर हैव अ हाई रिस्क ऑफ हैविंग अनदर वन, यानी जिनको पहले एक दफ़ा पेप्टिक अल्सर हो चुका है तो वो जो है उनमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एनसेड यूज, वही बात आ गई, एनसेड यूज, टेकिंग हाई डोजेज ऑफ एनसेड्स और 2 or more एनसेड्स इंक्रीजेस द रिस्क, सो डज टेकिंग एनसेड विद सर्टेन अदर मेडिकेशन, ठीक है। एनसेड या तो आप एक या 2 टाइप के एनसेड एक साथ ले रहे हो या अदर मेडिकेशन के साथ भी ले रहे हो, तब भी वो नुकसानदेह होगी, ठीक है। उसके बाद जो है दीज इंक्लूड अदर पेन रिलीवर्स, जिसमें स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, ब्लड थिनर्स जैसे मैंने आपको बताया, एस्प्रिन हो गई, एस्कार्ड हो गई, एस्प्रिन एस्कार्ड एक ही चीज़ है, ठीक है। सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स कॉल्ड सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है, एंड मेडिसिन टू ट्रीट द बोन थिनिंग डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियोपोरोसिस की जो मेडिसिन जो हैं, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एलोपैथिक के, वो भी जो है वो आपको इसकी तरफ लेके जा रही होती हैं, पेप्टिक अल्सर की तरफ, ठीक है। these include एलेंड्रोनेट एंड राइजोनेट, ठीक है। एलेंड्रोनेट एंड राइजोनेट ये जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन हैं जो आपको कंटिन्यूसली यूज से जो है पेप्टिक अल्सर की तरफ लेके चली जाती हैं आपको, ठीक है। फैक्टर्स दैट डोंट कॉज पेप्टिक अल्सर बट कैन मेक देम मोर वर्स, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो पेप्टिक अल्सर कॉज तो नहीं करते लेकिन उसको और ज़्यादा वर्स कर देते हैं, ठीक है। स्मोकिंग, दिस may increase the risk of peptic ulcers in people who are infected with H. pylori, यानी अगर कोई H. pylori से इन्फेक्टेड है और वो स्मोक करता है तो उनके अंदर जो है पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल कैन इरिटेट एंड इरोड द म्यूकस लाइनिंग्स, ठीक है, ऑफ द स्टमक एंड इट इंक्रीजेस स्टमक एसिड। अच्छा, अल्कोहल जो है स्टमक एसिड को इंक्रीज भी करती है, तो अगर कोई छोटा सा अल्सर भी है तो जो स्टमक एसिड इंक्रीज होगा अल्कोहल की वजह से, तो वो और ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। फिर हैविंग अनट्रीटेड स्ट्रेस, अगर जो कोई बंदा डिप्रेशन में है, ठीक है, और अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा, तब भी जो है वो पेप्टिक अल्सर्स की तरफ जा सकता है। यानी आप सिर्फ इन चीज़ों को नहीं देखिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक जिसका जो है ताल्लुक ब्रेन से है, वो भी आपको पेप्टिक अल्सर्स की तरफ लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, और जहाँ पे ब्रेन का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा तो आपकी बॉडी के जो है फंक्शंस भी थोड़े थोड़े डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर ईटिंग स्पाइसी फूड्स अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तब भी आप जो है वो आपके जो अल्सर्स हैं वो इरिटेट होंगे, ठीक है। फिर अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाती हैं? कॉम्प्लिकेशंस, सिंपल कॉम्प्लिकेशंस वही कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। पहली कॉम्प्लिकेशन स्टमक या ड्यूडेनम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ब्लड वॉमिटिंग होगी, मेलिना होगा। मेलिना कहते हैं जो ब्लैक टाली स्टूल होता है जिसके अंदर ऑकल्ट ब्लड होता है, उसको मेलिना कहते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो अनीमिया की तरफ चला जाता है,
ठीक है। उसके बाद होल कॉल्ड परफोरेशन। परफोरेशन फिर ये होता है कि अगर एक जख्म बन गया है वहाँ पर, तो एसिड मुस्तकिल उसके ऊपर अफेक्ट कर करके तो वो जो है वो स्टमक के अंदर एक होल बना देता है, और वो होल के थ्रू जो है वो फिर वो स्टमक के कंटेंट जो है वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाता है और पेरिटोनियम के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ब्लॉकेज। ब्लॉकेज ये होता है कि जब किसी को अगर पेप्टिक अल्सर्स हैं और वो खाना खा रहा है, तो जब वो अल्सर वाली जगह पे जाकर स्टक होगा तो उसको एक फुलनेस की फीलिंग होगी कि नहीं मेरा पेट भर गया, जबकि उसका पेट भरा हुआ नहीं होता। ठीक है। दिस ब्लॉकेज कैन मेक यू फील फुल इजीली एंड कैन यू कॉज यू टू वॉमिट एंड लूज वेट। यानी उससे फिर ये होगा कि आपको वॉमिट भी हो सकती है और आपका वेट लूज भी हो सकता है, क्योंकि आपको फुलनेस की एक फीलिंग हो रही है, आप सही से खा नहीं पा रहे। ठीक है। तो फिर या तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी या फिर आपका जो है वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। फिर स्टमक कैंसर। ठीक है। स्टडीज हैव शोन दैट पीपल इन्फेक्टेड विद एच पाइलोरी हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर। प्रिवेंशन जो है वही फिर बातें आ जाती हैं कि हम एनसेड्स को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। टेक केयर विद पेन रिलीवर्स। ठीक है। इफ़ यू ऑफन यूज एनसेड्स which can increase your risk of peptic ulcer, take steps to reduce your risk of stomach problem. For instance, take pain reliever with meals. अगर आपको पेन रिलीवर लेना है तो वो मील्स के दौरान लें आप, ये नहीं कि मील के बाद लिया बाद में ले लिया आपने, तो वो आपको फिर इफेक्ट करेगी। मील के दौरान लेंगे तो वो उसका इफेक्ट ज़रा कम होगा। फिर वर्क विद योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी अपने आप डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें। ठीक है। कि अपनी कंडीशन उनसे डिस्कस करते रहें। अल्कोहल अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें। ठीक है। इफ़ यू नीड एन एनसेट यू ऑल्सो मे नीड टू टेक अदर मेडिकेशंस टू हेल्प प्रोटेक्ट योर स्टमक। यानी अगर आपको एनसेट्स लेनी ही लेनी है तो आपको जो है कुछ अदर मेडिसिन भी लेनी पड़ेंगी, जैसे एंटासिड्स हो जाते हैं। ठीक है। एंटासिड्स हो गए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गए, एसिड ब्लॉकर्स हो गए। ठीक है। साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हो गए। तो ये जो है ये फिर आपको जो है स्टमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है। A class of NSAIDs called COX-2 inhibitors may be less likely to cause peptic ulcers, but these medications may increase the risk of heart attack. यानी COX-2 जो है ये भी NSAID के अंदर ही आती है, लेकिन ये जो है आपको जो है पेप्टिक अल्सर की तरफ नहीं, बल्कि आपको हार्ट डिजीज की तरफ लेके जाती है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस जो है लेबोरेटरी टेस्ट में हम एच पाइलोरी के डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। ब्लड का सैंपल लेंगे, स्टूल का सैंपल लेंगे, ब्रेथ का सैंपल लेंगे। ठीक है। ताकि हमें पता चले कि उसमें ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। जो ब्रेथ टेस्ट होता है, ब्रेथ टेस्ट में क्या होता है कि यू ड्रिंक और ईट समथिंग दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव कार्बन। ठीक है। रेडियो एक्टिव कार्बन होता है उसके अंदर, वो आपको खिलाया या पिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद एच पाइलोरी ब्रेक्स डाउन द सब्सटेंसेस इन योर स्टमक, लेटर यू ब्लो इनटू अ बैग। यानी एच पाइलोरी जो है फिर उसका ब्रेक डाउन करता है, फिर बाद में जो है वो आप एक बैग के अंदर उसको ब्लो करते हो और वो बैग को सील कर दिया जाता है। ठीक है। तो इफ यू हैव एच पाइलोरी योर ब्रेथ सैंपल हैज द रेडियो एक्टिव कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो वो यानी अगर एच पाइलोरी है तो एच पाइलोरी जो है वो रेडियो एक्टिव कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है। सेकेंड टेस्ट आ जाता है आपका जो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो है, एंडोस्कोपी एक ट्यूब पास की जाती है आपके जो है आपके इसोफेगस के थ्रू, और वो स्टमक की पूरी इनर लाइनिंग को देखा जाता है। उसके साथ एक छोटा सा कैमरा अटैच होता है, तो वो उससे हमें पता चल जाता है कि अल्सर की लोकेशन कहाँ पर है और अल्सर का जो है एक्सटेंट कितना है। तो एक तो एंडोस्कोपी हो गया। ठीक है। फिर ऊपर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज। ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड अ बेरियम स्वॉलो। ठीक है। बेरियम स्वॉलो दिस सीरीज ऑफ एक्सरेस, यानी बेरियम आपको बेरियम मील दिया जाएगा, बेरियम स्वॉलो करवाया जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है एक एक्सरे किया जाता है आपका, तो जहाँ जहाँ पर अल्सर्स होते हैं वहाँ वहाँ वो प्रोमिनेंट नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। यानी कंट्रास्ट के अंदर वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो डायग्नोसिस हम इन तरीकों से करते हैं इसकी। अब हम आ जाते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज के ऊपर। ठीक है। क्योंकि जैसे होम्योपैथिक लेक्चर होता है, लेकिन पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो ये जो है होम्योपैथिक रेमेडीज में सबसे पहले नक्स वोमिका जब अल्सर्स एसोसिएटेड विद इरिटेबिलिटी एंड इंटॉलरेंस टू स्टिमुलेंट्स लाइक कॉफी एंड अल्कोहल। यानी कॉफी और अल्कोहल अगर किसी को तंग कर रही हैं तब वो नक्स वोमिका ले सकता है, फर्स्ट रेमेडी। सेकंड, आर्सेनिकम एल्बम। ठीक है। फॉर बर्निंग पेन एंड एंजाइटी।
यानी बर्निंग पेन हो रही है और एंजाइटी हो रही है, तो आप आर्सेनिकम एल्बम लेंगे। लाइकोपोडियम फॉर ब्लोटिंग एंड अ फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग, ठीक है, यानी खाने के बाद अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है और फुलनेस की फीलिंग हो रही है तो आप लाइकोपोडियम लेंगे, ठीक है। फिर कालीबाइक जो है फॉर राउंड अल्सर्स विद अ सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड अ लोड इन द स्टमक आफ्टर मील्स, ठीक है। राउंड अल्सर्स जैसे ये उनमें ले सकते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले एक मैंने कंडीशन बताई कि वो अल्सर के अंदर जाके फूड स्टक हो जाता है तो एक हैवीनेस की फीलिंग आ जाती है, तो उसके अंदर हम जो है ये जो काली बाइक है वो हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ आ जाती है कार्बोवेज, ठीक है, कार्बो वेजिटेबलिस, ठीक है, फॉर सोर बेल्चिंग एंड हार्टबर्न, यानी खट्टे डिकार और सीने की जलन के लिए जो है हम कार्बोवेज यूज करवाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट रेमेडी हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है, यूज्ड फॉर रेडिएटिंग पेन्स एंड सिम्टम्स लाइक नोजिया एंड वॉमिटिंग, कि अगर जो है पेप्टिक अल्सर की वजह से जो है आपका पेन रेडिएट कर रहा है और नोजिया और वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें जो है आप अर्जेंटम नाइट्रिकम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है मेन रेमेडीज जो हैं उसमें आपके पास नक्सोमिका आ गई, आर्सेनिकम एल्बम आ गई, लाइकोपोडियम आ गई, ठीक है, कालीबाइक्रोमियम आ गई, ठीक है, कार्बोवेज आ गई और अर्जेंटम नाइट्रिकम आ गई, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक का लिंक भी वहाँ पर होता है, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने करीब के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो लेक्चर, तो तब तक के नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।